नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो के अंदर में हम लोग क्लास 12 जो बिहार बोर्ड के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है वार्षिक परीक्षा 2026 उसमें VVI यानी बेहद इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हिस्ट्री का होगा वैसे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ में आप लोगों को हम एक्स्ट्रा प्रश्न भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बताएंगे ताकि परीक्षा के अंदर में आप लोग निश्चित रूप से बनाकर आ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले आप सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर मिलते रहेगा। देखिए प्रश्न है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता के बारे में प्रश्न पूछा जा रहा है। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। इब्न बतूता जो निवासी था वो था मोरक्को का। मोरक्को का ये निवासी थे इब्न बतूता। और भारत में जो आए थे 1333 में भारत में आए थे। भारत में जिस समय आए उस समय दिल्ली के जो शासक थे उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किनके शासनकाल में भारत में आए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत में आए थे। साथ में ध्यान रखना है कि इसी इब्न बतूता ने अपने यात्रा का वृत्तांत लिखा था। यात्रा का वृत्तांत जो लिखा था वो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला। यहाँ से भी सीधा कई बार प्रश्न पूछा गया है कि रेहला नामक ग्रंथ या रेहला की रचना किसने किया। तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? इब्न बतूता। इस रेहला के अंदर में इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा है। रेहला को किस भाषा में लिखा है ये भी ध्यान रखिएगा। अरबी भाषा में इन्होंने रेहला को लिखा था, अरबी भाषा में। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न बना था कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। मोरक्को का ये निवासी था। ऑप्शन ए में ही मोरक्को है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसके अलावे यहाँ पर जो प्रश्न बना कि इब्न बतूता भारत में मोरक्को से कब आया था, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे? 1333 में भारत में आए थे। अगला सवाल जो बनेगा इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आए थे, तब हम लोग आंसर करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत में इब्न बतूता आए थे। अगला प्रश्न बनेगा इसी में इब्न बतूता की यात्रा का वृत्तांत किस में मिलता है, तब हम लोग आंसर करेंगे रेहला में। रेहला में यात्रा का वृत्तांत मिलता है इब्न बतूता का। यहाँ से एक सवाल बनेगा कि रेहला जो प्रसिद्ध ग्रंथ है या प्रसिद्ध रचना है इसको किस भाषा में लिखा था, तब हम लोग आंसर करेंगे अरबी भाषा में। एक सवाल बनेगा कि रेहला नामक प्रसिद्ध ग्रंथ या रचना किसका है, तो हम लोग आंसर क्या करेंगे? इब्न बतूता का है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हड़प्पा किस पद्धति से बनाया गया था। हड़प्पा किस पद्धति से बनाया गया था। हड़प्पा के बारे में प्रश्न पूछा गया है कि हड़प्पा किस पद्धति से बनाया गया था। तो हड़प्पा जो है ग्रिड पद्धति से बनाया गया। देखिए ग्रिड जो है, ग्रिड ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वैसे हड़प्पा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता देखिए सिंधु घाटी सभ्यता बोलिए या हड़प्पा सभ्यता बोलिए, एक ही बात है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो ये है हड़प्पा, है ना। ध्यान रखना है हम लोगों को। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। हड़प्पा का खोज 1921 में किसके द्वारा किया गया था? दयाराम सहनी के द्वारा। दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया था। कब? 1921 में। और ये जो हड़प्पा है वर्तमान समय में पाकिस्तान में, कहाँ पर है हड़प्पा? वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे हड़प्पा, ये भी ध्यान रखिएगा। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो यहाँ से जो 3-4 सवाल बना कि हड़प्पा, सबसे पहला सवाल बना कि हड़प्पा शहर किस पद्धति से बना गया था। हड़प्पा शहर तो ग्रिड पद्धति से बनाया गया। तो ग्रिड देखिए ऑप्शन बी में है तो प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। दूसरा प्रश्न बनेगा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, तो हम लोग के आंसर क्या करेंगे? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा का खोज कब हुआ?
हड़प्पा का खोज हुआ 1921 में। हड़प्पा का खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खोज किया। हड़प्पा वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा वासियों को तांबा कहाँ से मिलता था? हड़प्पा वासियों को जो तांबा मिलता था वो राजस्थान से मिलता था। राजस्थान देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी राजस्थान। राजस्थान से हड़प्पा वासियों को क्या मिलता था? तांबा मिलता था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? अपरिचित थे यानी जानकारी नहीं था, जानकारी नहीं था। ये भी आ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं था, ये अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो धातु से अपरिचित थे वो था लोहा। लोहा यानी आयरन, लोहा से यानी आयरन से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपरिचित थे, यानी इसकी जानकारी नहीं था। यानी इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे, यानी किस धातु की जानकारी नहीं थी, तब आंसर क्या करेंगे? लोहा यानी आयरन। लोहा देखिए ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित सही कथन चुने। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित जो सही कथन है उसको चुनना है। कथन ए में है कि वहाँ मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, यानी हड़प्पा संस्कृति में यानी हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी, ये तो कथन सही है। दूसरा है कि वहाँ शहरी जीवन था, यानी हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार का शहरी जीवन था, नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। वहाँ जूते हुए खेत के साक्ष्य मिला थी, ये भी सही है। इस तरह से इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी कथन क्या है? सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल मुंडी गाक कहाँ अवस्थित है? हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जिसका नाम है मुंडी गाक, ये कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल मुंडी गाक ये जो अवस्थित है अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा हम लोगों को ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल की बात करेगा हड़प्पा सभ्यता में, सर्वाधिक स्थल जो है वो पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। अगर बात किया जाए कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है, तब हम लोग आंसर करेंगे गुजरात। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल जब भारत का विभाजन हुआ तो सर्वाधिक स्थल पाकिस्तान में चला गया, और भारत में जो स्थल बचा हड़प्पा सभ्यता का, उनमें से सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है? तो सर्वाधिक स्थल है गुजरात में। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए प्रश्न दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त मोहरें किस चीज़ की बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में जो प्रयुक्त होता था मोहर है ना, मोहरें किस चीज़ की बनी होती? तो ध्यान रखना है हम लोगों को कि हड़प्पा सभ्यता में प्रयुक्त मोहरें जो हुआ करती थी वो सेल खड़ी की बनी होती थी। सेल खड़ी देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का प्रमाण कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में नहरों से सिंचाई का जो प्रमाण मिला है ये सुरतघोई से मिला है। सुरतघोई देखिए ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी सुरतघोई से नहरों से सिंचाई का प्रमाण मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिए एक सवाल और बनेगा, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? ये भी सवाल आता है कि किस अवधि को सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में अगर पूछा जाए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड तो 2300 से लेके 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व,
ईसा पूर्व, ये ध्यान रखिएगा, ईसा पूर्व। ये जो टाइम पीरियड है ये हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है। एक सवाल बनेगा कि ये टाइम पीरियड को कैसे फिक्स किया गया है, तो रेडियो यानी कार्बन 14, रेडियो कार्बन 14 के माध्यम से इस हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड का फिक्स किया गया है। ये कार्बन 14 क्या है इसके बारे में भी समझिए थोड़ा, कि कार्बन 14 जो है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति है। तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति जिसको कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। और इसी कार्बन 14 के माध्यम से किसी भी चीज़ों का तिथि का निर्धारण किया जा सकता है। तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है, कार्बन 14। और इस तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति यानी कार्बन 14 का खोज किसने किया था, इसका खोज किया था वीएस लिविदेव ने। वीएस लिविदेव अमेरिका के एक बड़े वैज्ञानिक थे। इसी ने 1946 में तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति को खोजा जिसको C14 यानी कार्बन 14 के नाम से जानते हैं। इसी कार्बन 14 के माध्यम से हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो है 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। वैसे एक सवाल और ध्यान रखिएगा, ये जो हड़प्पा सभ्यता ये टाइम पीरियड 2300 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व है, इसको NCERT के माध्यम से अगर आप लोग पढ़ेंगे NCERT में, तो इसका टाइम पीरियड फिक्स किया गया है 2600 ईसा पूर्व से लेके 1900 ईसा पूर्व। तो ये दोनों चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपके ऑप्शन में दिखाई पड़े उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को आंसर करना है। हड़प्पा सभ्यता का वैसे टाइम पीरियड कितना है, 2300 से लेके 1750 ईसा पूर्व। और NCERT में जो बात कही गई है वो 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व कही गई है कि ये हड़प्पा सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड है। सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड दोनों चीज़ आप लोगों को याद रखना है। इसका टाइम पीरियड कैसे फिक्स किया गया है, कार्बन 14 के माध्यम से। कार्बन 14 का खोज किसने किया है, वीएस लिविदेव जो अमेरिका के एक वैज्ञानिक है, इसी के द्वारा कार्बन 14 यानी तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति को खोज किया गया जिसका नाम है C14। अब हम लोग अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक आकार कैसा था। भौगोलिक आकार यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक आकार है वो त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार, इसको ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार है और जो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने वर्ग किलोमीटर में, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ त्रिभुजाकार। देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा हम लोगों को थोड़ा सा चीज़ को और थोड़ा ध्यान रखना है। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी स्थल को जानना जरूरी है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पूर्वी, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल ये है पूरब, ध्यान रखिएगा, ये क्या है पूरब, और ये क्या हो जाएगा आपका पश्चिम, ये हो जाएगा आपका पश्चिम, पूरब पश्चिम, ये हो जाएगा आपका उत्तर और ये नीचे हो जाएगा आपका दक्षिण। तो ये हो गया। तो इस तरह से इसमें प्रश्न आएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है। अगर पूर्वी स्थल की बात करेगा तब हम लोग आंसर करेंगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो ये प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। दूसरा प्रश्न बनेगा कि आलमगीरपुर ये किस राज्य में है, यानी कहाँ पर है, तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में ये आलमगीरपुर है। अगला सवाल बनेगा कि ये जो आलमगीरपुर है जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है किस नदी के किनारे स्थित है, तब हम लोग आंसर करेंगे हिंडन नदी। कौन सा नदी के किनारे स्थित है, हिंडन नदी। तो यहाँ से 3 सवाल बनेगा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, आंसर क्या करेंगे आलमगीरपुर। किस राज्य में है, यानी भारत के किस राज्य में, तब आंसर करेंगे उत्तर प्रदेश। किस नदी के किनारे स्थित है, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह अगर पश्चिमी क्षेत्र की बात किया जाए तो पश्चिमी क्षेत्र जो है वो है सूतकांगेडोर। पश्चिमी क्षेत्र क्या है, सूतकांगेडोर। और ये जो सूतकांगेडोर है
ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। ये कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे ये स्थित है। अब प्रश्न यहाँ पर ये बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है? पश्चिमी की बात करेगा तो सुत कांगेडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। उसी तरह प्रश्न बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? उत्तरी की बात किया जाएगा तो मांडा। सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? तो उत्तरी स्थल है मांडा। और मांडा जो है ये है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, चिनाब नदी के किनारे ये स्थित है। चिनाब नदी, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अब प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद। क्या आंसर करेंगे? दाइमाबाद। और ये जो दाइमाबाद है ये कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। दाइमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है? तो परवरा नदी के किनारे ये स्थित है, परवरा नदी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी बिंदु हो गया। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, आप लोग समझ जाइएगा। प्रश्न क्या बनेगा एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तब हम लोग आंसर करेंगे पूर्वी स्थल में आलमगीरपुर। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल है। उसी तरह बात किया जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन सा है? तो आंसर क्या करेंगे? सुत कांगेडोर। सुत कांगेडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे स्थित है? दास्क नदी के किनारे स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है? सबसे उत्तरी स्थल है मांडा। कहाँ पर है ये मांडा? जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे स्थित है। उसी तरह प्रश्न आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल कौन सा है? तो दाइमाबाद है। दाइमाबाद किस राज्य में है, यानी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। और किस नदी के किनारे स्थित है? परवरा नदी के किनारे स्थित है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया सिंधु घाटी सभ्यता से उसका आकार के अकॉर्डिंग। सिंधु घाटी सभ्यता का आकार जो है वो त्रिभुजाकार था, जो कि ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि किस स्थल का उत्खनन दयाराम साहनी ने कराया था? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसका खोज की दयाराम साहनी ने कराया था? तब ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है हड़प्पा, इसका खोज दयाराम साहनी ने करवाया था। और किस वर्ष कराया था? तो 1921 में इसका खोज करवाया था दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का। और ये जो हड़प्पा है सिंधु घाटी सभ्यता, यह हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल है हड़प्पा, जिसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। ये हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ध्यान रखिएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे स्थित है। देखिए ये जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में। मोहनजोदड़ो का खोज कब हुआ? 1922 में। किसके द्वारा? राखल दास बनर्जी के द्वारा। राखल दास बनर्जी के द्वारा इस मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था 1922 में। किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। और ये जो मोहनजोदड़ो है, इसी मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में कहा जाता है मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। सिंधी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो जो है ये वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ये वर्तमान समय में कहाँ पर है? पाकिस्तान। देखिए इस राखी गढ़ी के बारे में भी जरूर ध्यान रखिएगा। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल। यहाँ पर दो प्रश्न आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट बनेगा कि एक प्रश्न पूछा जाएगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ध्यान से समझिए, हड़प्पा सभ्यता का
सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब हम लोग आंसर क्या करेंगे, मोहनजोदड़ो। वहीं पर प्रश्न बनेगा हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब क्या आंसर करेंगे, राखीगढ़ी। और ये राखीगढ़ी कहाँ पर है, हरियाणा में। राखीगढ़ी किस राज्य के अंदर में है, हरियाणा में। ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा वर्तमान समय में पाकिस्तान में है और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। दूसरा प्रश्न बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तब हम लोग क्या आंसर करेंगे, राखीगढ़ी, जो हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। ये जो मोहनजोदड़ो, इसका खोज कब होता है, 1922 में। इसका खोज किसने किया था, राखल दास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में किस नाम से जानते हैं, मोहनजोदड़ो को सिंधी भाषा में मृतकों का टीला के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से प्रश्न हो गया और उसके साथ में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से एक्स्ट्रा प्रश्न भी हम लोग इस वीडियो के अंदर में देखें। इस तरह का वीडियो आप लोगों को रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जाते जाते कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करते जाइए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।